नमस्कार, राम राम, राधे राधे दोस्तों। तो भैया अपना चलेगा आज लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 1 का चलेगा अपना पार्ट 12। पार्ट 12 हो चुका अपना और आज चलेगा अपना पार्ट 13। और हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अबे क्या पढ़ रहे थे भैया? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और बेटा ये पार्ट 13 पढ़ने से पहले अब आपको सुनाते हैं एक बहुत बढ़िया मोटिवेशनल कोट्स। सुनना ध्यान से कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। अबे डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों आ रही बात समझ में? तो जिंदगी में कुछ पाना है तो लड़ना तो पड़ेगा बेटा वो, क्योंकि अगर बेटा जंगल का राजा शेर होता है, कहने में तो उसको राजा बोलते हैं बेटा, लेकिन अगर उसने एक दिन भी लड़ना छोड़ दिया ना बेटा तो भूखा रह जाएगा। आ रही बात समझ में? इसलिए लड़ना तो अपन को पड़ेगा। तो आज हम पढ़ेंगे अपना पार्ट नंबर 13 और हम देख चुके थे, कहाँ तक देख चुके थे हम? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और उसके अंदर अपनी चल रही थी वियोजन अभिक्रिया। अब क्या चल रही थी भैया? वियोजन अभिक्रिया। समझ में आ रही बात? और वियोजन अभिक्रिया के प्रकारों में हमने देख लिया था उष्मीय वियोजन, कि कोई भी यौगिक हो अगर उसको उष्मा दी जाए यानी उसको गर्म किया जाए और वो क्या हो जाए? टूट जाए। वियोजन का मतलब क्या होता है भैया? वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। कौन टूटेगा? कोई यौगिक टूटेगा, अभिकारक टूटेगा और क्या बनाएगा? उत्पाद बनाएगा। आ रही बात समझ में? तो हमने देख लिया था कि अगर वो उष्मा की उपस्थिति में टूटता है, अबे किसकी उपस्थिति में टूटता है? उष्मा की उपस्थिति में टूटता है तो उष्मीय अपघटन। प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है तो प्रकाशीय अपघटन। और विद्युत की उपस्थिति में टूटता है तो विद्युत अपघटन उसको बोलेंगे। ठीक है, तो अपना लास्ट हम देख रहे थे उष्मीय वियोजन। क्या देख रहे थे? उष्मीय वियोजन। और उष्मीय वियोजन के अंदर हमने बहुत सारे उदाहरण देख लिए थे और लास्ट अपना तीसरा उदाहरण चल रहा था लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट और इस सूत्र बनाना बेटा मैंने आपको सिखा दिए थे। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को जब क्या दी जाती है? उष्मा, यानी जब इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है बेटा, तो क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड बनता है। यानी किस किस में टूटता है? जब इसको क्या किया जाएगा? उष्मा दी जाएगी तो ये किस में टूटेगा? लेड ऑक्साइड में टूटेगा। इधर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटेगा और इधर से ये ऑक्सीजन में टूटेगा। समझ में आ रही बात? तो ये लेड और ये नाइट्राइट, सॉरी नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। सूत्र कैसे बनता है? सूत्र बनाना मैंने आपको सिखा दिया था। लेड की वैलेंसी यानी संयोजक कितनी होती है? प्लस के 2 और नाइट्रेट कितनी होती है? NO3 माइनस। हरी बात समझ में? नाइट्रेट कितनी होती है? NO3 माइनस होती है। तो 2 किसके पास जाएगा? इसके पास। और ये 1 किसके पास है? इसके पास। तो सूत्र क्या बनेगा? Pp NO3 का होल 2। ये अपना हो जाएगा किसका? लेड नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर इसको उष्मा दी जाएगी तो लेड ऑक्साइड और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन, इन तीनों के अंदर क्या हो जाएगा भैया? ये तीनों के अंदर बिल्कुल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब ये बात करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है भूरे रंग की गैस होती है। अबे कौन से रंग की गैस होती है? भूरे रंग की गैस होती है। समझ में आ रही है बात? तो आपसे बोले कि भूरे रंग की गैस कब निकलती है, तो आप बताओगे जब लेड नाइट्रेट को क्या किया जाता है? लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, यानी जब इसको उष्मा दी जाती है। तो जब इसको उष्मा दी जाती है तो क्या निकलती है? भूरे रंग की गैस निकलती है। समझ में आ रही है बात? तो ये अपना हो गया था उष्मीय वियोजन। और उष्मीय वियोजन के बाद में हम क्या देखेंगे? अपना अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं को आपको क्या करना है? संतुलित भी करना है। ठीक है, संतुलित करना बिल्कुल भी इनको भूलना नहीं है अपन को। तो देखिए लेड इधर कितना है? 1 और इधर भी कितना है? 1, कोई डाउट है नहीं। ठीक है, अब यहाँ नाइट्रोजन कितना है? देखो नाइट्रोजन इधर लगा हुआ है 2, कोष्टक की बार 2 है तो नाइट्रोजन कितने? 2। इधर नाइट्रोजन कितने? अब इधर नाइट्रोजन कितने? इधर नाइट्रोजन दिख रहा है ओनली 1। लेकिन हमने पढ़ा था कि अभिक्रिया में सबसे पहले उसको संतुलित किया जाएगा जो सबसे क्या हो? ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 3 दूनी 6। अबे 3 दूनी 6। इधर कितना है? 2 2 4 4 और एक ये 5। ठीक है, और 6 करने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 लगा दूं यहाँ पर।
2 लगा दें? बिल्कुल ये साथ 2 बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि जब भी समीकरण को संतुलित करना हो तो सूत्र को बिल्कुल भी चेंज करना नहीं है। तो 2 कहाँ लगेगा? 2 यहाँ लगेगा। समझ में आ रही है? तो ऑक्सीजन बिल्कुल क्या हो गई? संतुलित हो गई। 2 2 4 और 2 6। इधर ऑक्सीजन कितने? 3 दूनी 6, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यहाँ लेड का मामला बिगड़ गया। लेड कितना हो गया? लेड 2 हो गया, तो इधर भी 2 करो, ठीक है, लेड 2 हो गया। अब कौन हो गया? नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन कितना है? अब देखो 2 आगे भी लगा हुआ है और 2 यहाँ भी लगा हुआ है, तो 2 नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 2 तो यहाँ है ही सही, और 2 यहाँ लगा हुआ है, तो 2 दूनी 4। नाइट्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। और यहाँ कितना लगाऊंगा मैं? 4। नाइट्रोजन यहाँ एक है, तो यहाँ भी कितना करेंगे? 4 करेंगे। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 करेंगे। समझ में आ रही है? तो लेड 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। कंप्लीट आ रही है समझ में? और यहाँ 2 और ये 4 दूनी 8। ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ मैं। 4 दूनी 8, 8 2 10, ठीक है, और 10 और 2 12। और नाइट्रोजन इधर भी 4 है और इधर भी कितने हैं? 4 ही ना। 2 तो यह है सही और 2 यहाँ लगा हुआ है, 2 दूनी 4, ठीक है। तो बार बार अब इन समीकरणों को संतुलित करूंगा नहीं मैं, ठीक है। इन समीकरणों को संतुलित करके तुमको ही लिखना। समझ में आ रही है बात? या तुमको मैंने संतुलित करना सिखा दिया, ठीक है। तो ये हो गई अपनी उष्मीय वियोजन, ठीक। अब अपना चलेगा नेक्स्ट, उष्मीय वियोजन के बाद में अपना नेक्स्ट क्या चलेगा बेटा? अपना चलेगा विद्युत वियोजन। क्या चलेगा? विद्युत वियोजन। यानी किसी यौगिक के अंदर, ठीक है, यानी किसी भी यौगिक को हम क्या करेंगे? अगर विद्युत देंगे, अगर किसी भी यौगिक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और वो क्या हो जाए? टूट जाए। वो क्या हो जाए? टूट जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? विद्युत वियोजन कहा जाएगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि यौगिक को या यौगिक का विद्युत धारा, यौगिक का विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन। यानी जब किसी यौगिक में क्या की जाती है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और वो क्या हो जाता है? टूट जाए, अपघटित हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन। तो यौगिक का विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन क्या कहलाता है? विद्युत वियोजन कहलाता है। समझ में आ रही है बात? अबे क्या कहलाएगा? ठीक है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो वियोजन होता है, ऐसा बोल सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो वियोजन होता है, जो वियोजन होता है उसे हम क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? तो इसका आप क्या ले लो अभी? स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। विद्युत वियोजन कहते हैं, ठीक है। तो यौगिक का विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन क्या होगा? विद्युत वियोजन कहलाता है या विद्युत वियोजन कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अपन को समझना क्या है कि जो विद्युत वियोजन होता है, तो विद्युत के द्वारा वियोजन, यानी कि अपन को किसी भी यौगिक को अगर तोड़ना है तो उसमें क्या प्रवाहित करनी पड़ेगी? धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। और धारा प्रवाहित करने के लिए देखो, आपको ऊपर स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा होगा आपको, ठीक है। उसको आपको ध्यान से देखना है और आपको बनाना भी है उसको, ठीक है, कॉपी के अंदर। मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ उसको, मतलब मैं दूसरा ही बनाऊंगा, ठीक है, समझाने के लिए आपको। तो देखिए ये कोई यौगिक है, इसमें मैंने लिया पानी, यौगिक के रूप में क्या ले लिया मैंने? ये पानी ले लिया, H2O। क्या ले लिया भाई? पानी। अब इस पानी को मेरे को क्या करना है? तोड़ना है। आ रही बात समझ में? अबे क्या करना है? इसको तोड़ना है। और तोड़ूंगा कैसे? इसके अंदर जब मैं क्या करूंगा? विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा। आ रही बात समझ में? और विद्युत धारा के लिए क्या चाहिए मेरे को? बैटरी। अबे विद्युत धारा देने के लिए क्या चाहिए? बैटरी चाहिए, नहीं चाहिए भाई? बैटरी के द्वारा विद्युत धारा दूंगा ना मैं। आ रही बात समझ में? और जब भी अपन को बैटरी से विद्युत धारा लेनी है, ये बात ध्यान रखना कि जब भी अपन को किसी बैटरी से आवेश लेना होता है, विद्युत धारा लेनी होती है, तो अपन को यानी कार्बन की 2 छड़ों की आवश्यकता होती है। 2 कार्बन की क्या होती है? छड़ों की आवश्यकता होती है। यानी 2 छड़ों की आवश्यकता होती है जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब क्या कहा जाता है? जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ये बैटरी, अब बैटरी के अंदर आवेश तो है, लेकिन आवेश को लेना तो है ना अपन को। तो आवेश को लेने के लिए अपन को 2 छड़ों की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड। ठीक है, 2 कार्बन की छड़ों की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है?
इलेक्ट्रोड कहा जाता है। आ रही बात समझ में? तो इलेक्ट्रोड के अंदर, अब इलेक्ट्रोड क्यों लिया हमने, समझ में आ रही है बात? इलेक्ट्रोड इसलिए लिया कि जो बैटरी है, अब अपन इस यौगिक के अंदर अपन को धारा देनी है, तो धारा देने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? बैटरी। अब बैटरी के अंदर धारा तो है, आवेश तो है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर से क्या करना है? अपना आवेश से निकालना है उसके अंदर। तो आवेश को लेने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? दो छड़ों की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड के अंदर एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। आ रही बात समझ में? तो ये बैटरी ठीक है, और इस बैटरी से क्या करते हैं? दो तार यहां लगा देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया एनोड प्लस, और ये हो गया कैथोड, ये हो गया माइनस। समझ में आ रही है बात? अब जब इसमें क्या किया गया? विद्युत धारा प्रवाहित की गई, किसके अंदर? इस पानी के अंदर। तो इस जल के अंदर जब विद्युत धारा क्या करी, मतलब की गई, प्रवाहित की गई, विद्युत धारा प्रवाहित की गई, तो एक तो बनती है हाइड्रोजन गैस और एक बनती है ऑक्सीजन गैस। मतलब जो पानी है, क्योंकि पानी बनता है किससे? एक तो हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से। समझ में आ रही है? तो जब इस जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो एक तो बनती है कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस, और एक बनती है कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कब बनी? जब इसके अंदर क्या प्रवाहित की गई? विद्युत धारा। तो यहाँ एक बात और अपन को ध्यान रखनी है कि जो विद्युत अपघटन होता है, यानी जब धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो इसके अंदर जो यौगिक बनते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? आयनिक प्रकृति के होते हैं। यानी विद्युत अपघटन में जो यौगिक बनते हैं ना, वो आयनिक प्रकृति के होते हैं। और विद्युत अपघटन में एनोड और कैथोड पर, विद्युत अपघटन में एनोड और कैथोड पर क्या होते हैं? अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? जैसे एनोड पर कौन सा आवेश है? प्लस। तो प्लस, अब देखिए, तो प्लस वाले की जगह जाएगा माइनस, यानी कि ऑक्सीजन, और हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन पर क्या होता है? प्लस, और ऑक्सीजन पर क्या होता है? माइनस होता है। हाइड्रोजन पर क्या होता है? प्लस, और ऑक्सीजन पर क्या होता है? माइनस होता है। समझ में आ रही बात? तो ये जो ऑक्सीजन है, ये कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? एनोड के पास। ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? एनोड के पास। क्योंकि ठीक है, माइनस वाला किसके पास? प्लस वाले के पास। ठीक है, और ये प्लस वाला किसके पास जाएगा? प्लस वाला किसके पास जाएगा? माइनस वाले के साथ। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ एक बात और लिखनी है अपन को कि विद्युत अपघटन में क्या होता है कि जो एनोड और कैथोड है, इस एनोड और कैथोड पर क्या होते हैं? अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। समझ में आ रही है? क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ, ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ प्राप्त होती है? एनोड पर, क्योंकि ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश है? माइनस, और माइनस वाला कहाँ जाएगा? प्लस वाले के पास। और हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश है? प्लस, और प्लस वाला किसके पास जाएगा? माइनस वाले के पास, यानी कैथोड पर जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब इसको समझने के बाद तो हमने पढ़ लिया कि विद्युत अपघटन में क्या होता है? एनोड और कैथोड पर अलग अलग उत्पाद क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। और ये जो यौगिक होते हैं, ये जो भी प्राप्त होते हैं, ये आयनिक प्रकृति के होते हैं या आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं। समझ में आ रही है? ये कौन सी प्रकृति के होते हैं? ये आयनिक प्रकृति के होते हैं। आयनिक प्रकृति के है नहीं, देखो प्लस और ये माइनस। समझ में आ रही है? तो ये बातें अपन को क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, तो लिखा देते हैं इसको, और ये चित्र ऊपर स्क्रीन पर देखा है बेटा, आराम से ढंग से क्या कर लेना, उसको बना लेना। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये हो गया जल, और इसके अंदर क्या प्रवाहित की गई? विद्युत धारा। और जब इसके अंदर क्या प्रवाहित की? विद्युत धारा प्रवाहित की गई, तो कौन कौन सी गैस प्राप्त हुई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन सी गैस प्राप्त हुई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसको संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन इधर भी दो और इधर भी दो, ऑक्सीजन इधर दो, इधर कितना है? ओनली एक है, तो मैं क्या लगाऊंगा? एक, दो लगाऊंगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ दो है तो इधर भी ऑक्सीजन कितने करेंगे? दो करेंगे ना। ठीक है, अब इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? दो दूनी चार, इधर भी कितना करेंगे? चार करेंगे, तो चार करने के लिए क्या लगाऊंगा? यहाँ पर दो। ठीक है, तो ये अपनी समीकरण क्या हो गए? संतुलित हो गए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम कि विद्युत अपघटन में क्या होता है? विद्युत अपघटन में एनोड एवं कैथोड पर, एनोड एवं कैथोड पर भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। भिन्न भिन्न क्या प्राप्त होते हैं? उत्पाद प्राप्त होते हैं। और ये जो उत्पाद होते हैं, ये कौन सी प्रकृति के होते हैं? ये आयनिक प्रकृति के होते हैं। अब जो हाइड्रोजन बना था, ये कहाँ बनेगा?
हाइड्रोजन प्लस होता है तो ये देखो प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस वाले के पास। तो हाइड्रोजन कहाँ बढ़ा, कैथोड पर। कहाँ बढ़ा, कैथोड पर। समझ में आ रही है। ऑक्सीजन पर माइनस होता है तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ये जाएगा एनोड पर, क्योंकि एनोड पर क्या होता है, प्लस होता है। और ये प्लस माइनस तुमको याद नहीं रहे तो एक बात याद रखना कि जो फेसबुक होती है, इंस्टाग्राम होती है, ये सब क्या होती है, ऐप होती है। अबे क्या होती है, ऐप होती है कि नहीं होती है। और इनसे क्या होती है, कमाई होती है। फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब वगैरह से, इन सबसे क्या होती है, कमाई होती है कि नहीं होती है। ध्यान रखना, एक ट्रिक याद रखना इसके अंदर कि ऐप से क्या होती है, कमाई होती है। ऐप से क्या होती है भैया, ऐप से कमाई होती है। ठीक है, तो ए का मतलब क्या हो गया, एनोड। ए का मतलब क्या हो गया, एनोड। और पी का मतलब क्या हो गया, प्लस। तो एनोड पर कौन सा आवेश होगा, प्लस। समझ में आ रही है। और का मतलब क्या हो गया, का मतलब हो गया कैथोड। अबे का मतलब क्या हो गया, कैथोड। और कैथोड पर क्या होता है, माइनस होता है। कैथोड पर क्या होगा, माइनस होता है। समझ में आ रही है बात। तो आपको ये याद रखना है कि जब विद्युत अपघटन में क्या होता है, एनोड और कैथोड पर भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। और ये जो उत्पाद होते हैं, ये जो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ क्या होते हैं, आयनिक प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं ये, आयनिक प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं ये, आयनिक प्रकृति के होते हैं। तो आपसे पूरे परीक्षा में कि जब जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो कौन कौन सी गैसें प्राप्त होती है, तो एक तो प्राप्त होती है हाइड्रोजन और एक प्राप्त होती है ऑक्सीजन। आ रही बात समझ में। और जो हाइड्रोजन गैस है ये दुगनी मात्रा में बनती है, किससे, ऑक्सीजन से। तो ये भी आ जाए कि दुगनी मात्रा में जो गैस बनती है उसका क्या नाम है, उसका नाम है हाइड्रोजन। समझ में आ रही है। जो हाइड्रोजन गैस होती है दुगनी मात्रा में बनती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हैं। बाद में क्या पढ़ेंगे भैया, विद्युत वियोजन के बाद में हम देखेंगे प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन तो वही बात है कि जब भी कोई यौगिक किसकी उपस्थिति में टूटेगा, प्रकाश की उपस्थिति में। जब भी कोई यौगिक किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसका अगर वियोजन होता है, वह टूटता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन बोलेंगे। समझ में आ रही है बात। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन, या इसको बोल सकते हैं वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, अपघटन या वियोजन। क्या कहलाएगा, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। समझ में आ रही है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। आ रही बात समझ में। तो ये हो गया अपना प्रकाशीय वियोजन। स्क्रीनशॉट इसका फटाफट लो। ठीक है, अब हम इसके देखेंगे उदाहरण। क्या देखेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे। ठीक है, अब उदाहरण के अंदर देखना ध्यान से। उदाहरण, तो उदाहरण नंबर 1, तो हमने लिया सिल्वर क्लोराइड। और इनको सूत्रों को याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात। सिल्वर क्लोराइड, तो किसकी उपस्थिति में रखेंगे इसको, प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये किसके अंदर टूट जाएगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन के अंदर टूट जाएगा। समझ में आ रही है बात। और इनको संतुलित करना है अपन को। इधर एक है, इधर भी एक है, क्लोरीन इधर एक है और इधर कितने, 2। तो इधर भी कितने करेंगे, 2 करेंगे। समझ में आ रही है बात। अब क्लोरीन तो 2 हो गए, लेकिन सिल्वर इधर 2 हो गए और इधर 1 है, तो इधर भी कितने करेंगे, 2 करेंगे। समझ में आ रही है बात। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक प्रश्न बनता है बेटा। इसके अंदर क्या प्रश्न बनेगा कि प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में जो सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड होता है, कौन होता है, सफेद रंग का। ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये कौन से रंग का होता है, ये सफेद रंग का होता है। लेकिन जब इसको किसकी उपस्थिति में रखा जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, तो ये सफेद से कौन से रंग का हो जाता है, ये सफेद से धूसर रंग का हो जाता है बेटा। कौन से रंग का हो जाता है, सफेद से धूसर रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जब इस सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो इसका जो ये है ना, ये सिल्वर और इस क्लोरीन के अंदर टूट जाता है।
परीक्षा में प्रश्न आएगा कि एक पदार्थ है एक्स, एक एक्स पदार्थ है जिसको प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, ठीक है, और वो कौन से रंग का हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। क्यों? तो आप बताओगे कि जो वो एक्स पदार्थ है वो सिल्वर क्लोराइड होता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और इस क्लोरीन के अंदर टूट जाता है, इस कारण वो कौन से रंग का हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। समझ में आई बात? तो यह है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, और यह है सिल्वर है इसे, और ये क्या है, क्लोरीन। तो यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है, ऐसा लिखेंगे, सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की, किसकी, प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग का, कौन सा रंग का, धूसर रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि 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 प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में इसका सिल्वर एवं क्लोरीन, सिल्वर एवं क्लोरीन में क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है। जब इसको प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है ना, तो ये सिल्वर और क्लोरीन के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। समझ में आ रही है बात? तो ये बात लिख सकते हैं कि जो सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में कौन से रंग का हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो होता है ये प्रकाश की उपस्थिति में इसका सिल्वर एवं क्लोरीन में क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है। यानी प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन के अंदर क्या होता है बेटा, टूट जाता है। समझ में आ रही है बात? आराम से इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये अपना फर्स्ट उदाहरण था। अब चलेगा सेकंड उदाहरण, देखो ध्यान से इसका, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब इन सूत्रों को रटने की जरूरत नहीं है तुमको, मैंने बढ़ाना सिखा दिया। ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमाइड, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। तो जब इसी किसकी उपस्थिति में रखेंगे इसको, जब इसको प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाएगा तो ये हाइड्रोजन प्लस Br यानी ब्रोमीन के अंदर क्या होता है, ये टूट जाता है। आ रही बात समझ में? सीधा हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी कितने करेंगे, 2, तो संतुलित हो गए, ठीक है। ये हाइड्रोजन हो गया और ये क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया Br, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेकेंड उदाहरण। और थर्ड उदाहरण देखेंगे हम, तो इसको लिख लो पहले आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। थर्ड उदाहरण लिखेंगे हम यहाँ पर, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। अभी पहले देखा था हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अब चलेगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसको भी किसकी उपस्थिति में रखा जाएगा, जब प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाएगा तो सिल्वर और ब्रोमीन के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाता है। और इसको भी संतुलित करेंगे हम, ठीक है। और ये याद रखना, जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, क्या नाम है इसका, सिल्वर ब्रोमाइड। और ये प्रक्षय की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सिल्वर जो ब्रोमाइड है ये प्रक्षय की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक उपयोग है, ये क्या होता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम सफेद फोटोग्राफी में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या किया जाता है, इसका ठीक लिख दिया उपयोग। श्याम सफेद फोटोग्राफी में, आप बोलेंगे श्याम सफेद फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, तो आप बताओगे सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का। इसका उपयोग क्या होता है, श्याम सफेद फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आराम से इसका भी क्या ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है।